Hello everyone, I hope everyone is doing well. I welcome you all to our YouTube channel. Technical Pilot is your co-pilot to the world of aviation. Whether you are dreaming of the skies or starting to prepare for your DGC examinations, I can assure you that you have taken off in the right direction. So let's not waste the time further and let's dive into today's topic now. Generally, there are 5 forces acting on the propeller. Let's see all of these 5 one by one. एक एक करके इन 5 फोर्सेस को देखते हैं हम. ठीक है. टॉर्क बेंडिंग फोर्स. टॉर्क बेंडिंग फोर्स क्या कर रहा है? देखो, जब आपका प्रोपेलर रोटेट कर रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है. प्रोपेलर इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, प्रोपेलर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. प्रोपेलर जब रोटेट कर रहा है तो इस पे जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा. इजंट इट? भाई अपोजिट डायरेक्शन में तो लगता है आपका. अपोजिशन क्या है? फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. ये प्रोपेलर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. इस पे जो टॉर्क लगेगा, अपोजिशन लगेगी, दैट विल ट्राई टू रोटेट इट इन द अपोजिट डायरेक्शन. इसको बोलते हैं टॉर्क बेंडिंग. टेंडेंसी ऑफ द प्रोपेलर ब्लेड्स टू बेंड बैक ऑन देमसेल्फ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से हो सकता है आपका प्रोपेलर हब से तो कनेक्टेड है, टिप से हो सकता है वो पीछे की डायरेक्शन थोड़ा सा टिल्ट हो जाए बिकॉज ऑफ टॉर्क. माइट बी पॉसिबल दैट योर प्रोपेलर ब्लेड टाइम के साथ, प्रोपेलर ब्लेड जो कि ऐसे होता था, टाइम के साथ ये क्या होगा? हब तो वही रहेगा इसका, लेकिन यहाँ से ऐसे हो जाएगा. सॉरी, ब्लू पोजीशन पे होता था ओरिजिनल शेप, ब्लू से रेड पे पहुंच जाएगा. टिप इज बेंट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन अपोजिशन टू द रोटेशन. नहीं होगा टाइम के साथ. जब कंटिन्यूस एक फोर्स लग रहा है जो उसको बेंड करने की कोशिश कर रहा है, हब तो कनेक्टेड है, हब तो बेंड होगा नहीं, टिप बेचारा बेंड हो जाता है थोड़ा सा. अंडरस्टैंड? बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूस टॉर्क acting on the propeller. This torque can induce a bending in the blade. दूसरा बात करें हम टॉर्क बेंडिंग फोर्स. अच्छा, यही है. टॉर्क इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू बीइंग रोटेटेड जनरेट्स अ टर्निंग मोमेंट अबाउट एयरक्राफ्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. और ये एयरक्राफ्ट की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, प्रोपेलर कहाँ लगाया आपने? यहीं तो लगाया है. ये प्रोपेलर रोटेट कर रहा है. टॉर्क क्या कर रहा है? प्रोपेलर को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, प्रोपेलर रोटेट कर रहा है ऐसे, लेट्स से क्लॉकवाइज. टॉर्क उसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है. अब प्रोपेलर तो क्लॉकवाइज में रोटेट करता जा रहा है, वो तो खुद अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होता नहीं. अब वो अपोजिट डायरेक्शन में जो बेंडिंग मोमेंट है वो एयरक्राफ्ट को रोटेट कर देता है. समझे? जो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपेलर पे मोमेंट लग रहा है, वो प्रोपेलर उस मोमेंट को शाफ्ट पे ट्रांसफर कर देता है जिस शाफ्ट पे प्रोपेलर माउंटेड है, एंड दैट शाफ्ट रोटेट्स द होल एयरक्राफ्ट. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. बेंडिंग मोमेंट टू द ब्लेड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द प्लेन ऑफ रोटेशन. प्रोपेलर ब्लेड्स को भी बेंड कर सकता है, जो मैंने बताया आपको लास्ट डायग्राम में. एयरक्राफ्ट को भी रोटेट कर देता है. एयरक्राफ्ट रोटेशन अभी हम आगे बात करेंगे, अभी सिर्फ प्रोपेलर पे इफेक्ट देख रहे हैं. समझ गए? प्रोपेलर ब्लेड्स बेंड हो सकते हैं. दूसरा क्या है? थ्रस्ट बेंडिंग फोर्सेस. थ्रस्ट बेंडिंग क्या है? अब प्रोपेलर ब्लेड्स पे कंटिन्यूसली देयर इज दिस फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द प्रोपेलर ब्लेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. इस ब्लेड पे कंटिन्यूसली फोर्स लग रहा है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, अलोंग द लेंथ ऑफ द ब्लेड, पूरी लेंथ पे फोर्स लग रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में. थ्रस्ट फोर्स. हब से तो ये अटैच है, हब से तो ये आगे नहीं बढ़ता, लेकिन टिप, जब मैं कंटिन्यूसली इस पे फोर्स लगाऊंगा, आपको नहीं लगता टिप ऐसे बेंड कर सकती है? हाँ भाई बताओ. वही बोल रहे हैं. ऐसे आपका प्रोपेलर है, टाइम के साथ ये ऐसे बेंड हो जाता है, टिप आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेंड हो जाती है. दिस इज थ्रस्ट बेंडिंग. टॉर्क बेंडिंग वाज सेम. कहाँ है यार? ये आपका प्रोपेलर ब्लेड है, ये रोटेट कर रहा है ऐसे. ठीक है, टॉर्क किधर लगेगा? टॉर्क लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में. जो प्रोपेलर ब्लेड है रेड कलर्ड जो मैंने बनाया है, दैट इज द ओरिजिनल पोजीशन. बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क बेंडिंग, टाइम के साथ प्रोपेलर ब्लेड ऐसे हो जाता है.
वो अच्छा मतलब एक समझ गया हाँ थ्रीडी में तो समझ गए? ये ऐसा कैसे होगा थ्रस्ट के लिए टीप उल्टा तरफ बेंड है थ्रस्ट के लिए प्रोपेलर प्रोपेलर ब्लेड्स यहाँ से फॉरवर्ड फोर्स लगेगा तो प्रोपेलर ब्लेड्स विल बेंड समथिंग लाइक दिस। रेड कलर से बनाता हूँ जो बेंडिंग होगी सामने की तरफ लाइक दिस। अंडरस्टैंड? यस सर। सामने की तरफ, समझ गए? ब्लेड्स टेंड टू बेंड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द टिप वेयर द ब्लेड्स आर द थिनेस्ट। टिप के पास दे बेंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ गए? बिकॉज ऑफ थ्रस्ट, दिस इज नोन एज थ्रस्ट बेंडिंग। वेरीज अलोंग द लेंथ ऑफ ईच ब्लेड रिड्यूसिंग एट टिप वेयर प्रेशर इक्वलाइजेस। या टिप के पास आपको याद है प्रेशर लीक कर गया था हमारा विंग्स में, प्रेशर लीकेज हो गई थी लोअर सरफेस से अपर सरफेस पे, राइट? यहां भी तो आपके प्रोपेलर ब्लेड में प्रेशर लीकेज हो जाएगी फ्रॉम बैक सरफेस टू फ्रंट सरफेस, यहां से प्रेशर लीक हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो यहां पे प्रेशर डिफरेंस कम हो जाता है टिप के पास। ओके, प्रेशर लीक हो जाता है इसलिए प्रेशर डिफरेंस कम होगा। सेंटर में समवेयर अराउंड द सेंटर वी विल हैव द मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस। समझ गए कि नहीं? Reducing at the tip where pressure equalizes towards root where rotational velocity is low, causing a bending moment on each blade tending to bend the tip forward. चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सिंस प्रोपेलर इज कंटिन्यूसली रोटेटिंग, जो भी चीज रोटेट करती है उसमें एक फोर्स लगता है इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल ट्राई टू टेक द ब्लेड अवे फ्रॉम द हब। हब से ब्लेड को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। यस और नो? यस। प्रोपेलर ब्लेड्स आर पुश्ड आउट ऑफ द हब बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हब से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। देखो अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ना उसके दो कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है? अब दिखाता हूं मैं आपको। ओके, आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट दो कंपोनेंट्स है, एक रेडियल एक टेंजेंशियल। आई विल शो यू बोथ द कंपोनेंट्स रेडियल एंड टेंजेंशियल। ये देखिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका लग रहा है, सी द डायरेक्शन, ट्राई टू सी द डायरेक्शन। वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, उसमें समझ आ जाएगा आपको ऐसे क्यों लगा। डू यू सी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? हाँ भाई, इसको ऐसे समझो। Yes. ये जो हब है, इस हब से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे लगेगा। अंडरस्टैंड? दिस इज हाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स will act. Now this centrifugal force can be broken in two components. One is radial, one is tangential. This component tension जो लिखा हुआ है आपका radial component, right? Cause tension in the blade. Try to remove the blade from the central hub. ये जो radial component है वो अलोंग द रेडियस, जो आपका प्रोपेलर रोटेट कर रहा है, जो सर्कल की आपकी रेडियस आती है, ये अलोंग द रेडियस ही तो लग रहा है। आर यू एबल टू इमेजिन? दैट कंपोनेंट विल ट्राई टू टेक द प्रोपेलर अवे फ्रॉम द हब। हब से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। दूसरा कंपोनेंट जो बच गया दैट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट। इस कंपोनेंट का क्या करें? इस कंपोनेंट को देखते हैं। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लेड प्रोड्यूसेस ट्विस्टिंग मोमेंट, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल ट्विस्टिंग मोमेंट। कैसे? लेट्स सी। सेंट्रीफ्यूगल ट्विस्टिंग मोमेंट की बात करते हैं। याद करो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऐसे ही तो लग रहा था। टेंजेंशियल कंपोनेंट याद है? देखो फिर से कहां पे लग रहा है टेंजेंशियल कंपोनेंट? एक यहां लग रहा है, एक यहां लग रहा है, एक लीडिंग एज पे, एक ट्रेलिंग एज पे। दिख रहा है? एरोफॉइल के लीडिंग एंड ट्रेलिंग एज पे लग रहा है, वही तो लगाया मैंने यहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। नाउ दिस विल ट्राई टू रोटेट द प्रोपेलर अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। मोमेंट देगा ये, फोर्स कपल बन गए। रिमेंबर फोर्स कपल, स्टेबिलिटी कंट्रोल्स, फोर्स कपल। हाँ भाई, यस नो? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, थोड़े थोड़े से कैसे बात बनेगी? क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। वो इक्वलाइज कर देगा ना उसको।
फोर्स तो कैंसिल हो गए, बट इसकी वजह से एक रोटेशन तो आएगी। इस पेंसिल के ऊपर मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, यहाँ पे ऊपर लगाया, पेंसिल रोटेट नहीं कर रही है, यहाँ डाउन यहाँ अप, पेंसिल रोटेट नहीं कर रही है, यस सर। फोर्स तो कैंसिल आउट हो गए, बट रोटेशन तो आई पेंसिल में। हाँ रोटेशन आएगी, फोर्स कैंसिल। यस योर सीसो, यस। दोनों तरफ सेम वेट बिठा दो आप, लेकिन रोटेशन तो आई सीसो में। हाँ सर। यस और नो? फाइन। एक मोमेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल ट्विस्टिंग मोमेंट। ये मोमेंट क्या करने की कोशिश कर रहा है? सो देखो, ये मोमेंट एरोफॉइल का ब्लेड एंगल कम करने की कोशिश कर रहा है। दिस मोमेंट इज ट्राइंग टू रिड्यूस द ब्लेड एंगल ऑफ द एरोफॉइल। यस और नो? हाँ यस सर। देखो किधर एरोफॉइल को रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, किस तरफ? टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ आरपीएम। यहीं पे होगा आपका प्लेन ऑफ आरपीएम। यस सर। प्लेन ऑफ आरपीएम की तरफ रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ब्लेड एंगल को कम करने की कोशिश कर रहा है, मतलब इट इज ट्राइंग टू रोटेट द एरोफॉइल टुवर्ड्स फाइन पिच। ओके गॉट इट। यस सर। CTM tries to find the pitch. Do you agree or no? यस सर। ऐसे बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या जबरदस्ती बिठा रखे हो हैं, मुंह लटका के। 7 भी नहीं बजे, अभी तो 5 मिनट है। क्या हो गया शोभिक? अच्छा थोड़ा गुम हो गया अपने ही थॉट्स में, लॉस हो गया कंसंट्रेशन। चलो समझ आ रहा है। इट इज ट्राइंग टू रोटेट द एरोफॉइल टुवर्ड्स द फाइन पिच। दिख रहा है आपको? ब्लेड एंगल कम करने की कोशिश कर रहा है। CTM tries to find the pitch. हाँ, CTM tries to find the pitch due to tangential components individually acting on the blade. Fine pitch. याद रखना है, CTM tries to find the pitch. गुड। एक और बच गया बस, एरोडायनेमिक ट्विस्टिंग मोमेंट, जिसको बोलते हैं ATM। ATM क्या है? इसको समझो। ATM क्या है? ये देखो, ये मेरी एरोफॉइल है। एरोफॉइल पे एक फोर्स आया था, टोटल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्रस्ट एंड टॉर्क, याद है? जो भी आपका एक्सिस पॉइंट है अबाउट विच प्रोपेलर ब्लेड रोटेट्स, ठीक है, जो भी आपका एक्सिस पॉइंट है जिसके अबाउट प्रोपेलर ब्लेड रोटेट करता है, दिस फोर्स टोटल रिएक्शन एक्ट्स इन फ्रंट ऑफ दैट पॉइंट। सो इस फोर्स की वजह से इस एक्सिस पॉइंट पे एक मोमेंट आएगा। किस तरफ आया मोमेंट? रखो हाथ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या करने की कोशिश कर रहा है? ब्लेड एंगल को बढ़ाने की या कम करने की? कम करने की, बढ़ाने की यार। ब्लेड एंगल कहाँ है? ये आपका आरपीएम प्लेन है, ये ब्लेड एंगल है, ब्लेड एंगल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसको बोलते हैं हम एरोडायनेमिक ट्विस्टिंग मोमेंट। क्यों? एरोडायनेमिक फोर्स की वजह से। टोटल एरोडायनेमिक फोर्स ही तो ये टोटल रिएक्शन। एरोडायनेमिक फोर्स की वजह से एक ट्विस्टिंग मोमेंट आता है विच ट्राइज टू कोर्सन द पिच, जो पिच को, ब्लेड एंगल को बढ़ाने की कोशिश करता है। Center of pressure of the blade is forward of the pitch axis. Aerodynamic force generates a twisting moment, tries to coarsen the pitch. CTM tries to find the pitch. ATM tries to coarsen the pitch. Overall आपके ब्लेड में क्या होगा? That depends which one is more dominant. Generally बता रहा हूँ, CTM is more dominant than ATM. ठीक है, बट डिपेंड करेगा आपके कौन सा डोमिनेंट है। ये देखो, एरोडायनेमिक ट्विस्टिंग भी दिखा रखी है आपकी अपोजिट डायरेक्शन में। बहुत बार एरोडायनेमिक लोड अगर चेंज हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में भी लगना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स बोथ ATM एंड CTM एट दैट टाइम विल ट्राई टू फाइंड द पिच, बट जनरली ATM विल ट्राई टू कोर्सन द पिच, CTM विल ट्राई टू फाइंड द पिच। Whatever direction, whatever is more dominant, your propeller blade will rotate, will twist in that direction. Generally CTM dominant होता है, that means tries to find the pitch. Sometimes there is a situation called windmilling, पढ़ेंगे हम अभी आगे, मैं बताऊंगा आपको। उस situation में ATM aerodynamic twisting moment also acts in the same direction as CTM. That means both of them will try to find the pitch at that time. ठीक है? Fine. ATM coarsen tries to coarsen the pitch. CTM tries to find the pitch. याद रखना, ये क्वेश्चन आया बहुत बार मतलब बहुत ही बार। ठीक है, फाइन, गुड इनफ। एक छोटी सी वीडियो अगेन
देखो इसको, फिर वाइंड अप करते हैं। 19 feet. 19 feet. Because on load-carrying aircraft, larger propellers had to be used. But the stresses of their blade routes can be enormous, as much as 22 tons. Three principal stresses affect propellers, and centrifugal force causes two of them. The first is produced by the radial component, which tries to tear the blades from the hub, and the second by the tangential component, which tries to turn the blades to find the pitch. The centrifugal twisting moment. The third principal stress is generated by the total reaction, which tries to turn the blades in the opposite direction, the aerodynamic twisting moment, which reduces the effect of the centrifugal twisting. But if the propeller is windmilling, this aerodynamic twisting will be reversed. So at high speeds, the combined stresses could overwhelm the pitch-changing mechanism and make it impossible to feather the propeller. Thank you everyone for watching this video. Stay tuned to learn about DGCA subjects, aviation concepts in a more simplified way. And if you have any questions, please feel free to drop them down in the comments below. Do not forget to subscribe so that you are updated with the latest videos. And please follow us on Instagram @technicalpilot.in. Thank you. See you next time.